नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश जो है मध्य भारत इतिहास का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही एक से एक टॉपिक लेकर आते रहूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो है मुगल वंश के बारे में। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मुगल वंश जो है भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत ही मायने रखने वाला काल रहा है। मुगल वंश का जो शासन काल रहा है 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा है। काफ़ी लंबे समय तक मुगलों ने भारत पे राज किया है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद हुआ था। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था, पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध की जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन का खात्मा हो गया था और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी, जिसके बाद करीब 18वीं शताब्दी में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। ब्रिटिश ईस्ट की इंडिया कंपनी को भारत में आने तक मुगलों ने अपना शासन यहाँ तक किया। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा टॉपिक आप लोगों को कैसा लग रहा है। दोस्तों, ऐसे तो मुगल वंश में बहुत सारे राजा हुए हैं, सबके बारे में एक साथ तो नहीं पढ़ा जा सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर के बारे में। तो मुगल वंश के संस्थापक जो हैं कौन है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हैं। इनका बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी के 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। अब उज्बेकिस्तान में है। ये जगह अभी कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। इसके पिता का नाम जो थे उमर शेख मिर्जा हैं, जो तैमूर वंशज थे, तथा माता जो थे इनके कुतलग निगार खानूम थे। इनके माता का नाम क्या थे? कुतलग निगार खानूम, जो आपका मंगोल वंशज जो चंगेज खान के वंशज थे। मंगोल वंशज बोल सकते हैं, चंगेज खान के वंशज थे। तो इनके पिता के नाम हो गए आपका उमर शेख मिर्जा और माता के नाम कुतलुग निगार खानूम। इनके पुत्र बाबर हो गए, जिसने मुगल वंश मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। आर्थिक संस्थापक माना जाते हैं बाबर के। आज हम लोग बाबर के इतिहास के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, बाबर जो हैं मुगल वंश के बहुत ही खास शासक रहे हैं। तो चलिए बाबर के बारे में और हम लोग जानते हैं। 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में है यह फरगना का शासक बना। ओके, मात्र इनके 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना। अगर प्रश्न आता है कितने वर्ष के उम्र में वो फरगना का शासक बना था, तो वह 11 वर्ष के उम्र में फरगना का शासक बना था। और बाबर का प्रारंभिक जीवन जो है काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। तो उनका क्या क्या संघर्षपूर्ण रहे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास, परंतु उसमें वो असफल रहता है। दूसरा है 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता, पर 100 दिनों के लिए, मात्र 100 दिन के लिए ही राज कर पाया था। उसके बाद है 1501 ईस्वी में इसने पुनः समरकंद को जीता, इस बार महीने के लिए शासन किया। ठीक है। उसके बाद पुनः 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता। इसके बाद 1507 ईस्वी में इसने पदशाह
की उपाधि धारण किया था। किसका उपाधि धारण किया था? पदशाह का। और 1511 ईस्वी में एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार किया और 1512 में फिर इसे खो बैठा और मध्य एशिया में असफलता के बाद वह भारत की ओर बढ़ा। अब वह मध्य एशिया में उनकी दाल नहीं गली तो वह भारत की ओर धीरे धीरे बढ़ा। तो भारत पे आक्रमण करने के लिए उसे जो है आमंत्रण दिया गया था। तो ये आमंत्रण किसने दिया था जिसके बारे में भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो बाबर का जो भारत अभियान है इस प्रकार से है। 1519 में भारतीय सीमा क्षेत्र जो है बाजोर और भेरा को जीता। किसे जीता? बाजोर और भेरा को जीता। ठीक है। ये जो है आपका 1518 से 1519 के बीच में ये रहा है। और 1519 में इसने पेशावर को जीता है। 1520 में बाजोरा, भेरा, पंजाब के सियालकोट जो अभी पाकिस्तान में है पर अधिकार कर लिया। 1524 में इसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया। और पानीपत के युद्ध के लिए बाबर को जो है निमंत्रण दिया पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी। लोधी वंश के थे पंजाब के सूबेदार। तो लोधी वंश के शासन के समय दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी, ठीक ना, और मेवाड़ के शासक राणा संगा, तीनों ने मिल के बाबर को बोला आ बेल मुझे मार, यानी बाबर को युद्ध करने के लिए खुली चुनौती दे दिया। उसके बाद बाबर क्या करता है? भारत पे चढ़ाई कर देता है। और 1526 ईस्वी में वो जो है पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी से लड़ता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। सब युद्ध के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। बाबर जो है चार लड़ाइयाँ भारत में लड़ती है। इस युद्ध के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो पहला युद्ध जो है पानीपत का युद्ध है, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध और चौथा है घाघरा का युद्ध। तो ये युद्ध जो लड़े थे इनके क्रम जो थे एक एक साल के क्रम में थे। पहला 1526, 1527, 28, 29, इसलिए याद रखने में ये काफ़ी आसान है। तो इसे मैं एक ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इन युद्धों का कालक्रम कैसे याद रखिएगा और किन के साथ युद्ध हुआ था वो भी कैसे याद रखिएगा। परीक्षाओं में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1526 से शुरू हुआ था और 1529 तक 4 युद्ध लड़े थे। 15 यानी कि 1526, 27, 28, 29 कंटिन्यूस रख लीजिएगा। और ये युद्ध का नाम याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। जैसे बाबर यहाँ युद्ध करने आया, युद्ध लड़ते लड़ते उन्हें प्यास लगी यानी पानी पिया, फिर खाना खाया, पानी पीने के बाद भूख भी लग गया तो खाना खा लिया, उसके बाद क्या किया? चाय पीने का मन किया और चाय भी, उसके बाद चाय भी पिया, उसके बाद घाघरा पहन के चल दिए। ओके। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहन के। ये भी एक वर्ड मैंने ये भी जोड़ा है। सबसे अच्छा यही मुझे लगता है, पानी पीकर खाना खाकर और चंदेरी चली घाघरा पहनकर। ओके। एक वर्ड याद रखिएगा तो चारों युद्ध का नाम आप लोगों को याद रह जाएगा। अब हम लोग एक एक करके सभी युद्ध के बारे में देखेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है अप्रैल 1526 में लड़ा था, यानी कि 20 अप्रैल से इसके शुरुआत इनका हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। ओके। यह युद्ध जो है पानीपत, जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कोई निर्णय लड़ाइयाँ नहीं हुई लड़ी गई थी, है ना, कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने भारत पर अग्नियास्त्र यानी अग्नि का अस्त्र और तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली सल्तनत के राजा लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। किनके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 1526 में ये युद्ध हुआ था।
इस युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने लोदी को समाप्त किया, लोदी को परास्त किया। ओके। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए मात्र 15,000 सैनिकों का सहारा लिया था। इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 80,000 से 1 लाख तक सैनिक थे और कम से कम 1,000 हाथी थे। फिर भी बाबर ने इस युद्ध को आसानी से जीत लिया था। तो बाबर की जो रणनीति थी वह क्या थी? पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा अचंद्रकार नीति और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि और रूमी विधि ये सब का प्रयोग किया है। इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया है और युद्ध में बाबर के तोप खाने के नेतृत्व जो है उस्ताद अली और मुस्तफा खान ने किया था, नामक दो तुर्की अधिकारी थे। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि उनके तोप खाने के नाम क्या थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। और अगर पूछता है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां कहाँ के थे, तो ये तुर्की के अधिकारी थे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पानीपत का जो युद्ध का निर्णय जो है दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हुआ था तथा मार दिया गया। बाबर ने अपनी कृति बाबर ने खुद अपना एक कृति की रचना किया था जो बाबरनामा है। इस युद्ध को जीतने के लिए 15,000 सैनिकों का उपयोग का जिक्र यही बाबरनामा में किया गया है, किंतु इस विषय पर इतिहासकारों के मतभेद हैं। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगामा युद्ध, जिसके बारे में बताया हमें आपका तुलगामा युद्ध। ओके, तुलगामा युद्ध, सॉरी हाँ राइटिंग मिस्टेक है दोस्तों, तुलगामा होगा। ओके, तुलगामा युद्ध है और की नीति का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था और बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी। किससे ग्रहण किया था? उज़्बेकों से ये नीति ग्रहण की थी। युद्ध नीति कहाँ से ग्रहण किया था? तुलगामा युद्ध नीति जो है उज़्बेकों से ग्रहण किया था। ओके, इस युद्ध में लूटे गए जो धन होते थे ना, बाबर ने अपने सैनिक अधिकारों और नौकरों में सगे संबंधियों में बांट दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस बंटवारे में हुमायूं को कोहनीर का हीरा प्राप्त हुआ था। ओके, बाबर के बाद हुमायूं उसका शासक, मुगल वंश का शासक होता है, तो कोहिनूर को क्या प्राप्त हुआ? कोहिनूर का हीरा जो है हुमायूं को प्राप्त हुआ था, जिसे उसने ग्वालियर नरेश राजा विक्रमादित्य से छीना था। इस हीरे की कीमत के बारे में माना जाता है कि इसका मूल्य द्वारा पूरे संसार के आधे दिन का खर्चा पूरा किया जा सकता था। यानी कोहिनूर हीरा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अभी भारत के पास ये हीरा नहीं है। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर के प्रत्येक काबुली निवासी एक एक चांदी के सिक्के उपहार में दिए और अपने उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि से प्रदान किया गया। बाबर को कलंदर का उपाधि भी दी गई थी। पानीपत विजय ने बाद बाबर काबुल के गरीबी और हमारे लिए नहीं, पानीपत के युद्ध के साथ ही भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य का भी अंत हो गया और इस युद्ध ने मध्ययुगीन इतिहास के एक नए अध्याय का सूत्रपात कर दिया था। युद्ध में विजय के उपरांत 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने अपना पदशाह घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, पानीपत के युद्ध के बारे में हम लोग इतने रखते हैं। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे। क्या बंटवाए थे? चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दिया गया था। कलंदर का अर्थ होता है दानी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1527 में, पानीपत के युद्ध के बाद 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, खानवा पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। ठीक ना, अस्थायी रूप से रहने का उनका उद्देश्य नहीं था। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाई, तो क्या बनाई, तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। राणा सांगा ने ही उनको आमंत्रण दिया था युद्ध के लिए कि इब्राहिम लोदी के साथ आके युद्ध करो। अब बाबर क्या करता है
कि यहाँ पे उनको अच्छा लगने लगा, यहाँ के संपदा, धन संपत्ति सब चीज़ देख के वो लालची हो गए थे थोड़ा। तो उसने क्या सोचा कि हम यहीं पे रह के राज करेंगे। तब राणा सांगा ने उसका विरोध किया। तो 1527 ईस्वी में खानवा में आगरा के समीप जो है युद्ध हुआ गया। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच जब युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में भी बाबर का विजय होता है। बाबर 4 युद्ध लड़ता है और चारों में बाबर का विजय होता है। तो खानवा युद्ध का परिणाम हम लोग देखते हैं कि आखिर खानवा युद्ध का क्या क्या परिणाम रहा। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स को भी खत्म कर दिया। सैनिकों से जो टैक्स लिया जाता है जिसे तमगा बोला जाता था। ओके, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि बाबर द्वारा लगाए गए सैनिकों के टैक्स का नाम क्या था? तो तमगा था, उसे समाप्त कर दिया गया। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना ही था, क्योंकि वह जानता था कि यह राणा संगा ही एक अड़चन रहा है जिसे बाबर को पार पाना जरूरी था, तभी वह यहाँ पे राज कर सकता था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, धर्म के लिए जनादेश, इसका अर्थ होता है धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग। इस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया गया, क्योंकि सैनिक लोग मदिरा पी के इधर उधर पड़ा हुआ रहता था, युद्ध सही से नहीं लड़ता था। मदिरा पीने से रोक लगा दिया। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर का जीत हुआ। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी का उपाधि धारण की। तो गाजी का उपाधि कब धारण किया? तो खानवा के युद्ध के बाद, राणा सांगा को हराने के बाद बाबर जो है गाजी का उपाधि धारण करता है। इस युद्ध में के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा और यहीं पे शासन करेगा। यहीं से उनका वंश धीरे धीरे आगे भारत में शासन करने लगा। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, इस तरह से यहाँ पे राज करने लगे। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग चंदेरी के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो पानीपत के युद्ध के बाद खनवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध आता है दोस्तों। तो चलिए, चंदेरी जो है आपका मालवा और बुंदेलखंड के सीमा के स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र रहा है। बाबर युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी का युद्ध में किसे पराजित किया था? मेदिनी राय को पराजित किया था। और उसके 2 पुत्रियों को, अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान से विवाह करा दिया, यानी भेंट कर दिया उनको। ओके, मेदिनी राय के 2 पुत्र को मेदिनी राय के 2 पुत्रियों का विवाह अपने 2 पुत्र से, यानी कि पुत्र हुमायूं और कामरान से कर दिया गया। इसको देखिए, इनके युद्ध को हम बता रहे थे ना, इनके युद्ध को याद रखने का क्रम इस प्रकार से इनके युद्ध को नाम को याद रख सकते हैं। तो इनके युद्ध के नाम को याद रखने के लिए हम लोग याद रखते हैं, एक शब्द याद रखेंगे, पानी पीकर, ठीक है, खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहन के। यानी पानी से पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध, ये 4 युद्ध लड़े गए थे। 4 युद्ध किनके साथ लड़े गए थे? तो यही क्रम से हम लोग याद रखेंगे। ई राना में अफगान बा, एक भोजपुरी शब्द है, ई राना में अफगान बा, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। यानी राणा संगा अफगानी जो होते थे काफी वीर माने जाते थे। तो राणा संगा भी जो थे काफी वीर योद्धा थे। तो उसके अंदर एक अफगान बसा था। ऐसा माना जाता है कि उसमें एक अफगान सेना के इतना शासक के इतना ताकत था, ठीक ना। तो ई राना में अफगान बा है, राणा संगा में अफगान बा था, ठीक ना। और किनके बीच में ये युद्ध हुआ था? 4 युद्ध जो हुआ था। पहला युद्ध पानीपत का युद्ध जो हुआ था, ई से इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। दूसरा युद्ध किनके साथ हुआ था? दूसरा युद्ध आपका खानवा का युद्ध हुआ था, और ये खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ हुआ था। ओके, और तीसरा युद्ध जो हुआ था चंदेरी का, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के साथ। ओके, और चौथा युद्ध हुआ था घाघरा के साथ, घाघरा में हुआ था, और ये अफगानों के साथ हुआ था। तो इस प्रकार से चारों युद्ध का नाम हम लोग एक शब्द याद रख सकते हैं। और ये चारों युद्ध में जो है कौन जीता था? बाबर था। बाबर नाम कॉमन था और चारों में बाबर जीता था। याद रखना है। इनके साल का जो क्रम है 1526, 1527, 1528 और 1529 है। ओके, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग घाघरा के युद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1529 ईस्वी में
इसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसके नेतृत्व में महमूद लोदी ने किया था, ठीक ना। जो घाघरा का युद्ध का जो है नेतृत्व बाबर खुद न करके मोहम्मद लोदी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर बाद में सामने आता है। पूर्ण रूप से अफगानों का खात्मा इसमें नहीं हुआ था। यही अफगान सैनिक जो है संगठित होकर पुनः जब हुमायूं का शासन आता है, तब फिर से हुमायूं के लिए खतरा पैदा होता है। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ओके। और प्रारंभ में बाबर का शव को आगरा में दफनाया गया था। कहाँ अपना दफनाया गया था? प्रारंभ में जो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का मृत्यु आगरा में होता है, और प्रारंभ में उसे वहीं भी दफनाया जाता है, आगरा में ही दफनाया गया था। पर बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पे इसके शव को दफनाया गया था, यानी कि इनके शव को फिर से आगरा से निकाल के पुनः काबुल लेके जाके काबुल में दफनाया गया था। ओके। काबुल अभी फिलहाल अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध के बारे में हम लोग देखें दोस्तों। इसको याद रखने के लिए ट्रिक भी आप लोगों को मैंने बताया। तो इनके द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है ना। पानीपत का युद्ध, इसमें बाबर नाम जो है कॉमन है, सब में बाबर जीता था। उनके साल जो है कंटिन्यू है 1526, 1527, 1528, 1529, ये भी आसानी से याद रह जाएगा। और पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। ओके। तो ये भी शब्द याद रखने से इनके युद्ध का नाम याद रह जाएगा। और किन्हें पराजित किया था? ई राना में अफगान बा। तो ई से इब्राहिम लोदी, राना से राणा संगा, में से मेदिनी राय, और इसमें मोहम्मद लोदी को। सॉरी, ये मोहम्मद लोदी नहीं होगा दोस्तों, ये मोहम्मद लोदी ने नेतृत्व किया, ये अफगानी था। सॉरी, मोहम्मद लोदी था, लेकिन आप यहाँ पे अफगान भी बोल सकते हैं, अफगानों को हराया था। ओके। मोहम्मद लोदी ही अफगान था, उसी ने अफगानों का नेतृत्व किया था, इसलिए यहाँ पर मोहम्मद लोदी का नाम दे दिया गया है। अफगान भी बोलेगा तो अफगान भी बोलिएगा, मोहम्मद लोदी भी बोलेगा तो मोहम्मद लोदी भी आप लोग इसे बोल सकते हैं। इसके बारे में कुछ बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और परीक्षाओं में प्राय इससे प्रश्न बनता भी है। तो चलिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजू किए बाबरी। ओके। बाबर की आत्मकथा का नाम तुजू किए बाबरी है। की रचना, जिसकी अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किया था, किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, ठीक ना, जो कि बाबरनामा है। ओके। अब्दुल रहीम खान खाना ने जो तुझे के बाबरी का जो अनुवाद फारसी भाषा में अनुवाद किया, उसका नाम रखा गया है बाबरनामा। तो बाबरनामा का रचयिता कौन है पूछा जाए तो अब्दुल रहीम खान खाना होगा। और बाबर की जो तुर्की में जो उनकी रचना किया गया था तुझे के बाबरी, उनकी खुद की आत्मकथा थी, उसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। बाबर कि भारत में सफलता का मुख्य कारण उसके तोप खाने थे, ठीक है। बाबर बाबर जो इतना सफल हुआ भारत में, उसका मुख्य कारण सिर्फ एक था, तोप। भारत में कोई भी युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर ने ही पानीपत का युद्ध में किया था। तो उनके तोप खाने जो थे उस्ताद अली, और कौन थे, 2 बार 3 बार चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत प्रश्न इससे आते हैं। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे नाम के 2 तुर्की अधिकारियों के हाथों में था। बाबर ने पानीपत के विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नाम का चांदी के सिक्के दिए थे। ओके। शाहरुख नाम को कुछ चांदी के सिक्के थे, उन्हें काबुल वासियों को दिया था। दोस्तों, हम लोग बाबर के पुत्र एवं पुत्रियों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनके कितने पुत्र और पुत्री थे। तो बाबर के प्रथम पुत्र जो थे आपका हुमायूं, आपका ये जो है माहम बेगम से उत्पन्न पुत्र ये है। किनसे उत्पन्न है? माहम बेगम, नहीं, हुमायूं की माता का नाम हो गया माहम। उसके बाद कामरान है आपका, ये गुलरुख बेगम से उत्पन्न पुत्र है। उसके बाद है अस्करी, ये गुलरुख बेगम के ही पुत्र हैं। और ये हिंदाल है, ये दिलदार बेगम के हैं। और उसके बाद गुलबदन बेगम, जो गुलबदन बेगम जो है उनकी
पुत्री हैं। तो दिलदार बेगम से ही उत्पन्न पुत्री है। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो मुगल वंश से संबंधित पहला शासक यानी मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में आज हम लोग ने विस्तार से देखा। आज सब्जेक्टिव रहा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाबर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को पैसे नहीं लगेंगे, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों। बस छोटा सा एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए, उनके लिए भी ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।